हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। मैं आप सबका बालाजी एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। बेसिकली गाइस, आज का जो वीडियो रहेगा वो वीडियो रहेगा 26th, 27th एंड 28th अगस्त के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्लस उनसे जुड़ी बहुत सारी स्टैटिक जीके जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए जरूरी हो सकती है, उसे हम लोग कवर करने वाले हैं। मेरा जो डेली करंट अफेयर का लेक्चर होता है वो हाईली रिसर्चेबल होता है, यानी कि बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद इसे बनाया जाता है। बेसिकली ये बेस्ड होता है द हिंदू के ऊपर, लाइव मिंट के ऊपर, पीआईबी एनालिसिस के ऊपर और इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर। हेलो, दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज जतिन सिंगला। ओके, अगर इस लेक्चर के रिगार्डिंग आपका कोई डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं jatinsinglajain@gmail.com। इसके अलावा मेरी इस वीडियो का और अन्य जो वीडियोस हैं हमारे चैनल की, उनका पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल @बालाजी एजुकेशन पॉइंट के ऊपर। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडलर है जतिन सिंगला 10103। चलिए लेते हैं आज की पहली न्यूज। आज की पहली न्यूज लेते हैं। पहली न्यूज जुड़ी हुई है प्यारे बच्चों WHO से, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर जिसे सरल भाषा में विश्व स्वास्थ्य संगठन भी बोलते हैं। WHO ने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को, पूरे के पूरे अफ्रीकन महाद्वीप को हाल ही में घोषित किया है फ्री फ्रॉम पोलियो वायरस, यानी कि जो वाइल्ड पोलियो वायरस होता है उससे फ्री किया है। यानी कि अफ्रीका महाद्वीप को घोषित किया गया है कि अब यहां पर कोई भी वाइल्ड पोलियो वायरस का जो है मरीज नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा किस महाद्वीप को वाइल्ड पोलियो वायरस से फ्री घोषित किया गया है, तो वो है आपके पास अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जिसे हम लोग डार्क कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। स्टैटिक जीके में कभी कभार क्वेश्चन आता है, विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज द डार्क कॉन्टिनेंट, तो वो है आपके पास अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर एक कंट्री है कॉल्ड नाइजीरिया। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर एक कंट्री है जिसका नाम है नाइजीरिया। नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप के अंदर इकलौता यानी कि आखिरी कंट्री बचा था जहां पर पोलियो वायरस के कुछ सिम्टम्स यानी कि ये कह लीजिए मरीज पाए गए थे। लेकिन जैसे ही नाइजीरिया से पोलियो वायरस खत्म हुआ, वैसे ही WHO ने पूरे के पूरे अफ्रीका महाद्वीप को फ्री फ्रॉम पोलियो वायरस जो है घोषित कर दिया। क्लियर। क्वेश्चन क्या आएगा, हाल ही में WHO के द्वारा किस महाद्वीप को पोलियो वायरस फ्री घोषित किया गया, तो वो है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप का वो लास्ट कंट्री जिसे डिक्लेयर किया गया फ्रॉम द फ्री ऑफ पोलियो डिजीजेस, तो वो है नाइजीरिया। अब अफ्रीका महाद्वीप के पोलियो फ्री होते ही दुनिया में दो ऐसे कंट्री बचे हैं जहां पर पोलियो पाया जाता है, वाइल्ड पोलियो। तो वो एक है आपके पास पाकिस्तान और दूसरा है आपके पास अफगानिस्तान। देयर आर ओनली 2 कंट्रीज लेफ्ट। सिर्फ 2 देश बचे हैं, एक है पाकिस्तान और दूसरा अफगानिस्तान, जहां पर पोलियो वायरस जो है अभी भी पाया जाता है। क्वेश्चन उठता है कि सर हमारे इंडिया के अंदर पोलियो वायरस को कब, इंडिया को पोलियो वायरस फ्री घोषित किया गया था, तो इंडिया को WHO के द्वारा पोलियो वायरस फ्री किया गया था 2014 के अंदर। क्लियर। हमने इस वायरस को खत्म करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया था, बहुत बड़ा प्रोग्राम चलाया था जिसको बोलते हैं पल्स पोलियो प्रोग्राम। पल्स पोलियो प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को हमने चलाया था 1995 के अंदर, 1995 के अंदर। इस प्रोग्राम के तहत 2014 तक हमने अपनी पूरी कंट्री के अंदर पोलियो वायरस को फ्री कर दिया था। ठीक है जी। तो क्वेश्चन क्या गया, इंडिया को कब पोलियो वायरस फ्री किया गया, 2014 के अंदर बाय द WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर यह देखना बनता है कि सर अफ्रीका महाद्वीप कहां पे है। देखिए दुनिया में बेसिकली 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, अभी एक नया महाद्वीप बन रहा है, लगभग बन ही चुका है, जिसको बोलते हैं जीललैंड कॉन्टिनेंट। ठीक है, कुछ हिस्सा टूट के जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाला है वो अलग हो रहा है। ठीक है, एक है एशिया महाद्वीप, एक है यूरोप महाद्वीप, एक है अफ्रीका महाद्वीप, साउथ अमेरिका महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, 6th है ओशियानिका या फिर जिसे ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप भी बोलते हैं, और 7th है आपके पास अंटार्कटिका महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप इन सारे महाद्वीप में से स्मॉलेस्ट है, याद रहे, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन ऑल द 7 कॉन्टिनेंट्स। ऑस्ट्रेलिया नया बन रहा है, बहुत जल्दी अनाउंसमेंट हो जाएगा। जीललैंड
एक नया महाद्वीप बन रहा है कॉल्ड जीलैंड। एक क्वेश्चन यहां पे मेरे दिमाग में और आ रहा है, यहां पर देखिएगा ये यूरोप है, ये एशिया है। यूरोप को एशिया से जोड़ने वाली पर्वत श्रृंखला का नाम पूछा जाता है। यूरोप महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से जोड़ने वाली पर्वत श्रृंखला का नाम है उराल माउंटेन रेंज। उराल माउंटेन रेंज, ये बात याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, इसके अलावा और क्या याद रखेंगे? 3 तरीके के पोलियो वायरस होते हैं। वाइल्ड पोलियो वायरस जो है 3 तरीके का होता है, जिसे टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 कहते हैं। ये तीनों के तीनों जो वायरस है ह्यूमन के नर्व सिस्टम के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं, यानी कि दिमाग के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं, याद रखिए। पोलियो की जो वैक्सीन होती है उसे 2 तरीके से ह्यूमन में इंजेक्ट किया जाता है। वन इज कॉल्ड ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन में क्या होता है कि पोलियो वैक्सीन की 2 या 3 ड्रॉप्स आपके मुंह में डायरेक्ट डाल दी जाती है। और दूसरी तरीका है इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। छोटे बच्चों को एक टीका लगता है कॉल्ड डीपीटी का इंजेक्शन, ठीक है। तो उस डीपीटी के इंजेक्शन में मिलाकर पोलियो वायरस की वैक्सीन दी जाती है। 2 तरीके से दी जाती है, ओरल पोलियो वैक्सीन और दूसरा है इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। साथ साथ याद रखेंगे जो WHO है बहुत ज्यादा चर्चा में है कोरोना वायरस की वजह से। WHO के जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है टेड्रोस और ये इथियोपिया कंट्री के रहने वाले हैं। WHO का जो हेडक्वार्टर है वो आपको मिलेगा जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। तो पूरी की पूरी इस न्यूज से क्या क्या इंपॉर्टेंट निकलता है? हाल ही में WHO ने किस महाद्वीप को पोलियो फ्री घोषित किया है? अफ्रीका को। अफ्रीका का वो आखिरी कंट्री कौन सा था जो पोलियो फ्री हुआ? नाइजीरिया। कौन सी 2 कंट्री बची हैं जो अभी भी पोलियो से ग्रस्त हैं? अफगानिस्तान एंड योर पाकिस्तान। क्लियर होगी बात? WHO का हेडक्वार्टर कहां है? स्विट्जरलैंड जिनेवा। और यहां के डायरेक्टर जनरल यानी कि मुखिया कौन है? टेड्रोस। किस कंट्री के रहने वाले हैं? इथियोपिया के रहने वाले हैं। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज जुड़ी है प्यारे बच्चों, नीति आयोग ने एक इंडेक्स रिलीज किया जिसे बोलते हैं एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, यानी कि EPI, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। एक्सपोर्ट जिसको हम लोग निर्यात बोलते हैं, ठीक है। ये नीति आयोग के द्वारा इस तरीके का सबसे पहला इंडेक्स है जो उसने एक्सपोर्ट की कैटेगरी में पहली बार रिलीज किया है। क्लियर? अब क्वेश्चन क्या आएगा? हाल ही में नीति आयोग ने जो EPI, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, यानी कि कौन सा स्टेट निर्यात करने के लिए सबसे बेहतर है, वहां की पॉलिसी सबसे बेहतर है, कौन से राज्य की सरकार जो है निर्यात करने के लिए सबसे ज्यादा बढ़िया काम कर रही है, उसमें फर्स्ट स्टेट कौन सा है भारत का, सेकंड नंबर पे स्टेट कौन सा है, इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर? तो नीति आयोग ने कोलैबोरेशन यानी कि किसके साथ मिलकर ये इंडेक्स जो है प्रदर्शित किया है? द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर EPI यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स को रिलीज किया है 2020 और ये अपने तरीके का फर्स्ट इंडेक्स है। क्लियर होगी? इसमें अगर मैं ओवरऑल कैटेगरी देखूं, मेरी बात जरा ध्यान से समझना, ओवरऑल कैटेगरी में देखूं तो नंबर 1 स्टेट रही है गुजरात, जिसकी पॉलिसी सबसे बढ़िया है। नंबर 2 पे रही है महाराष्ट्र, नंबर 3 पे रही है तमिलनाडु और नंबर 4 पे रही है राजस्थान। ये ओवरऑल रैंकिंग है। आपको ये बात समझ लेनी है कि जो EPI है उसको 4 कैटेगरी में रिलीज किया जाता है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स को 4 कैटेगरी में रिलीज किया जाता है। नंबर 1 वो सारे स्टेट जो कोस्टल एरिया पे हैं, यानी कि भारत में तटीय एरिया पे मौजूद जो राज्य हैं। दूसरा है लैंडलॉक्ड एरियाज, वो सारी स्टेट जो लैंडलॉक्ड है, जिनके चारों तरफ जो है जमीन लगती है। तीसरी कैटेगरीज है हिमालयन एरियाज, वो सारी स्टेट जो हिमालयन एरियाज के साथ लगती है, जिनके साथ पहाड़ी इलाका लगता है। और फोर्थ कैटेगरी है यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, केंद्रीय शासित प्रदेश। 4 कैटेगरी में बनाया गया है। अगर इनमें चारों कैटेगरी को जोड़ दूं तो उसको बोलते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस। ओवरऑल परफॉर्मेंस में नंबर 1 पे गुजरात, नंबर 2 पे महाराष्ट्र, नंबर 3 पे तमिलनाडु, नंबर 4 पे राजस्थान। यह भी पूछा जा सकता है कैटेगरी वाइज, अगर कोस्टल एरिया वाइज पूछे कि वो सारे स्टेट जो कोस्टल एरिया पे हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत इंडिया का मैप बनाना आता हो, ठीक है, इस तरफ है अरब सागर, नीचे की तरफ है इंडियन ओशन और इस तरफ है बे ऑफ बंगाल। यहां से लेकर यहां तक लगभग 8-9 स्टेट पाए जाते हैं जो भारत में कोस्टल एरिया के ऊपर हैं।
तो उन 8-9 में से नंबर 1 स्टेट रहा है कोस्टल एरिया की कैटेगरी में से गुजरात। अगर पूछे लैंडलॉक्ड यानी कि जिनके चारों तरफ मैदान लगता है, तो इस कैटेगरी में नंबर 1 पे रहा है अपना राजस्थान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर यूटी की कैटेगरीज में पूछे, इंडिविजुअल कैटेगरीज की बात कर रहे हैं, तो यूनियन टेरिटरीज में नंबर 1 पे रहा है दिल्ली। और अगर पूछे हिमालयन स्टेट्स की कैटेगरी में, तो वहां पे नंबर 1 रहा है उत्तराखंड। यहां पर सोचने वाली बात क्या है कि जो पंजाब है हमारा, वो किस कैटेगरी में आता है? ये आता है लैंडलॉक्ड कैटेगरी के अंदर। और लैंडलॉक्ड कैटेगरी में पंजाब का रैंक है 8वां। और अगर ओवरऑल पंजाब का रैंक पूछे, तो ओवरऑल पंजाब का रैंक है 18th। क्लियर होगी बात? फिर से देखते हैं तो क्वेश्चन क्या आएगा। हाल ही में नीति आयोग ने जो ईपीआई एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स रिलीज किया है, उसमें ओवरऑल रैंक में नंबर 1 स्टेट गुजरात है, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 तमिलनाडु, नंबर 4 राजस्थान। कितने कैटेगरी में इनको डिवाइड किया जाता है? 4 में। कोस्टल एरिया, लैंडलॉक्ड एरिया, हिमालय एरिया और यूनियन टेरिटरीज। अगर इंडिविजुअल देखा जाए तो कोस्टल एरिया में नंबर 1 गुजरात, लैंडलॉक्ड एरिया में नंबर 1 राजस्थान, हिमालयन एरिया में नंबर 1 आपके पास उत्तराखंड है और यूनियन टेरिटरीज में नंबर 1 दिल्ली है। क्लियर होगी बात? ओके। जब भी ईपीआई निकाला जाता है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, तो उसके 4 पिलर है, यानी कि किन 4 बातों को मद्देनजर रख के इंडेक्स बनाया जाता है। नंबर 1, उस स्टेट की पॉलिसी यानी कि योजनाएं कैसी हैं, वहां का बिजनेस का इकोसिस्टम एनवायरनमेंट कैसा है, वहां पे जो एक्सपोर्ट का एनवायरनमेंट है वो कैसा है, और वो स्टेट एक्सपोर्ट में कितनी परफॉर्मेंस कर रही है, उसका टोटल आमदन का कितना प्रतिशत एक्सपोर्ट से आता है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ बातें देखेंगे कि नीति आयोग क्या है। पहले भारत में हुआ करता था प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग। प्लानिंग कमीशन को लगभग 2014-15 के अंदर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, असंवैधानिक बॉडी। इसे स्क्रैप करके एक नई बॉडी बनाई गई जिसे नाम दिया गया नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये बेसिकली एक थिंक टैंक बॉडी है जो गवर्नमेंट की योजनाओं के लिए सोच विचार करके गवर्नमेंट को सलाह मशवरा देती है। इसका जो काम करने का तरीका है वो बॉटम टू अप है। बॉटम टू अप एक तरीका होता है। जो प्लानिंग कमीशन है वो काम करती थी अप टू डाउन, ठीक है, जिसको हम या टॉप टू बॉटम भी बोल देते हैं। टॉप टू बॉटम काम करता था प्लानिंग कमीशन। ये बिजनेस करने का या बिजनेस को चलाने का एक तरीका होता है। और जो नीति आयोग है ये किस तरीके की अप्रोच रखता है? ये रखता है बॉटम टू अप। क्लियर होगी बात? नीति आयोग के जो मुखिया होते हैं, चेयरपर्सन, वो खुद देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, नरेंद्र मोदी। और इस समय चेयरपर्सन के बाद जो दूसरा नंबर पे होता है वो होता है वाइस चेयरमैन। और वाइस चेयरमैन की नियुक्ति खुद देश का प्रधानमंत्री करता है। और इस समय नीति आयोग के जो वाइस चेयरपर्सन है वो है राजीव कुमार। इन दोनों का नाम भी आपको याद रखना जरूरी है। जितने भी स्टेट के सीएम्स होते हैं, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो पुडुचेरी हो, प्लस जितने भी यूनियन टेरिटरीज के ल्यूटेंट या एलटी उप राज्यपाल होते हैं, वो सब नीति आयोग के मेंबर होते हैं। ये आपको बात याद रखनी है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज जुड़ी हुई है तमिलनाडु से। तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु की जो महिलाएं हैं उन्होंने टॉप किया है। और टॉप किया है किस कैटेगरी के अंदर? मुद्रा स्कीम के तहत जो लोन दिया जाता है, उस लोन के अंदर सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी यानी कि सबसे ज्यादा जो लोन दिया गया है वो तमिलनाडु की महिलाओं को दिया गया है। फिर से मेरी बात सुननी है। मुद्रा एक योजना है। मुद्रा योजना लगभग 2015 में लॉन्च करी गई थी, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या है। इस योजना के तहत जिन लोगों को लोन दिया जाता है उन्हें बोलते हैं बेनिफिशियरीज, यानी कि जिन्हें लाभ पहुंचा है। और अगर उस लोन में से अगर हम वुमेन्स की कैटेगरी में से देखें तो सबसे ज्यादा किस स्टेट की महिलाओं ने मुद्रा के तहत लोन हासिल किया है? तो वो है तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार लगा लीजिए। क्लियर? नंबर 1 पे रहा है तमिलनाडु, नंबर 2 पे रहा है वेस्ट बंगाल, नंबर 3 पे रहा है कर्नाटका, नंबर 4 पे रहा है बिहार और नंबर 5 पे रहा है महाराष्ट्र। तमिलनाडु ने मार्च 2020 तक का ये डाटा रिलीज किया गया है। मार्च 2020 तक लगभग 58,227 करोड़ का लोन हासिल किया है। और दूसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल ने लगभग 55,000 करोड़ का लोन हासिल किया है सेंट्रल गवर्नमेंट से। क्लियर होगी बात? अगर मैं इन 5 स्टेट्स को देखूं तो इन 5 स्टेट्स की महिलाओं ने मुद्रा स्कीम के तहत जितना भी लोन दिया गया है
उसका 52% यानी कि 52% जो लोन है वो सिर्फ इन 5 स्टेट्स की महिलाओं को दिया गया है। तो यहां से पता चलता है कि किस स्टेट की जो महिला है वो काम करने के लिए अतारू है, यानी कि कहां पर महिलाओं को काम के लिए बहुत ज्यादा जो है प्रेरित किया जा रहा है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू द मुद्रा लोन स्कीम विच स्टेट्स वुमेन रिसेंटली टॉप्ड इन द लिस्ट ऑफ द बेनिफिशियरी ऑफ द लोन, दैट इज कॉल्ड तमिलनाडु फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, बिहार एंड महाराष्ट्र। नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या फिर जिसे बोलते हैं PMMY, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये एक स्कीम है जो देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च करी थी 8 अप्रैल 2015 को, ताकि वो लोन प्रोवाइड कर सके अप टू 10 लाख रुपीस, 10 लाख रुपए तक का लोन इसमें प्रोवाइड किया जाता है। और ये लोन किस कैटेगरी में प्रोवाइड किया जाता है, नॉन कॉर्पोरेट, ठीक है, नॉन फार्म स्मॉल माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसे छोटे लघु उद्योगों को जो कॉर्पोरेट जगत से नहीं जुड़े हुए, जो फार्मिंग से यानी कि खेती बाड़ी से नहीं जुड़े हुए, इन सारी कैटेगरी में 10 लाख रुपए तक के लोन को देने के लिए एक योजना बनाई गई थी जिसे बोलते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। क्लियर। अब इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं। अगर किसी को 50,000 रुपए तक का लोन लेना है मुद्रा स्कीम के तहत तो उसे बोलते हैं शिशु। अगर किसी को 5 लाख रुपए तक का लोन लेना है तो उसे बोलते हैं किशोर। और अगर किसी को 10 लाख रुपए तक का लेना है जो मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है, तो वो है तरुण। तो मुद्रा स्कीम के तहत जो मिनिमम लिमिट है वो है 50,000 और मैक्सिमम लिमिट जो है वो क्या है 10,000। 3 कैटेगरीज होती हैं, शिशु, किशोर और तरुण। क्लियर। ये लोन बेसिकली वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय के तहत। इस समय भारत के जो वित्त मंत्रालय है वो उनकी है निर्मला सीतारमन, और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट यानी कि वित्त मंत्रालय राज्य मंत्री जो है वो है अनुराग सिंह ठाकुर। क्लियर होगी जी बात। आगे बढ़ते हैं। ओके, अहमदाबाद रेलवे डिवीजन जो है भारत की, इंडिया की पहली ऐसी रेलवे डिवीजन बनी है जिन्होंने जो हमारे रेलवे के दौरान बैग आते हैं और उनको सैनिटाइज किया जाएगा और उनको रैप किया जाएगा, ठीक है, ये ऐसी पहली मशीन लगाई है। फिर से सुन लीजिएगा, अहमदाबाद रेलवे डिवीजन भारत की पहली डिवीजन बनी है जिसने इंट्रोड्यूस किया है कि वो बैग को सैनिटाइज्ड करेगी और उसको सैनिटाइज करने के बाद इस तरीके के पॉलिथीन में जैसे हम रैप करते हैं ना, रैप करेगी, इस तरीके की मशीन लगाई है। ये मशीन लगाई गई है आत्मनिर्भर भारत स्कीम के तहत। आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ रिलायंट भारत, कि सब कुछ खुद बनाओ, बाहर से कुछ मत मंगवाओ, दैट्स कॉल्ड द आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंस। क्लियर, जिसको हम बोलते हैं। क्लियर। तो इस पे छोटा सा क्वेश्चन यही बनता है, भारत का पहला रेलवे डिवीजन कौन सा है जिसने अपने यहां पर बैग को सैनिटाइज और रैप करने के लिए मशीन लगाई है आत्मनिर्भर के तहत, वो है अहमदाबाद रेलवे डिवीजन। क्लियर। कुछ और मैं आपको न्यूज बता देता हूं जो रेलवे से जुड़ी हुई है। हाल ही में इंडियन रेलवे ने अनाउंस किया है कि वो 2030 तक 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव कर लेगी। 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन यानी कि जितनी भी पूरे भारत में रेलवे सिस्टम को चलने के लिए बिजली चाहिए वो 2030 तक अचीव कर लेगी विद हेल्प ऑफ सोलर सिस्टम यानी कि सौर ऊर्जा से। क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, विद हेल्प ऑफ सोलर सिस्टम। क्लियर होगी बात। ओके, साथ में नेक्स्ट न्यूज हम लोग क्या याद रखेंगे, अभी तक भारत में टोटल ऐसे 960 रेलवे स्टेशन हैं जिन्हें सोलराइज्ड किया गया है। सोलराइज्ड मतलब जहां पर कंप्लीटली जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो सोलर पैनल के थ्रू आती है। 2030 तक कंप्लीट इंडियन रेलवे सिस्टम को इलेक्ट्रिफिकेशन करा जाएगा थ्रू द सोलर सिस्टम। क्लियर होगी बात। इस समय भारत के जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे है वो है पीयूष गोयल, ये भी बात याद रखेंगे। नेक्स्ट, अगली न्यूज क्या याद रखनी है, इंडियन रेलवे ने हाल ही में एक सफाई सप्ताह शुरू किया है जिसको हम बोलते हैं क्लीननेस वीक या सफाई सप्ताह 10 अगस्त से 15 अगस्त तक। क्लियर जी, ये भी याद रखना। इसके अलावा क्या याद रखेंगे, मध्य प्रदेश राज्य की
राजधानी है भोपाल, यहां पर मेट्रो जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, मेट्रो जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, और इस मेट्रो का नाम रखा गया है राजा भोज। राजा भोज, राजा भोज मध्य प्रदेश के बहुत बड़े एक राजा हुए हैं एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर, राजा भोज मेट्रो रेलवे स्टेशन। और क्या याद रखेंगे, एक डेट याद रखनी है, 1 जुलाई 2020 भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि इंडियन रेलवे ने, भारतीय रेल ने 100% पंक्चुअलिटी अचीव करी है। पंक्चुअलिटी का मतलब पूरे भारत के अंदर जितनी भी ट्रेन थी वो सब की सब समय पर पहुंची। ऑफ कोर्स ये किसकी हेल्प से हुआ है, कोविड की वजह से, क्योंकि ट्रेनें ऑलरेडी बहुत कम चल रही हैं। ठीक है, तो कौन सी डेट को भारत के इतिहास में रेलवे सिस्टम में पहली बार 100% जो है पंक्चुअलिटी अचीव करी गई है, वो है 1 जुलाई 2020 को। ये बात भी आप याद रखेंगे। और रेलवे से जुड़ी एक बहुत भयंकर न्यूज है, वो है कि इंडियन रेलवे ने हाल ही में अपनी सबसे बड़ी ट्रेन चलाई है, लेंथ वाइज रेलवे चलाई है, ट्रेन चलाई है, और ये एक पैसेंजर ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन है, ये एक पैसेंजर ट्रेन है। लगभग इसकी लेंथ है 2.8 किलोमीटर। ठीक है, और इसका नाम रखा गया है शेषनाग। शेषनाग भारत के इतिहास की सबसे लंबी ट्रेन है ये शेषनाग। ठीक है, ये चलाई गई है बाय द साउथ एंड सेंट्रल रेलवे जोन के द्वारा, दक्षिण केंद्र रेलवे जोन के द्वारा। साउथ रेलवे जोन ने हाल ही में भारत के इतिहास की सबसे लंबी ट्रेन चलाई है। असल में ये पैसेंजर ट्रेन है, 2.8 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, नाम है शेषनाग। इससे पहले थी सुपर एनाकोंडा, तो इसने सुपर एनाकोंडा का रिकॉर्ड तोड़ा है, सुपर एनाकोंडा का रिकॉर्ड तोड़ा है लेंथ में। क्लियर, जो हमारी शेषनाग है इसे लगभग 4 जो ट्रेन है उनको एक साथ जोड़कर चलाया गया है, ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर, लगभग मान के चलिए इसके अंदर 261 रेल के डिब्बे थे, इतनी बड़ी थी ये ट्रेन। क्लियर, स्टैटिक जीके में आप क्या याद रखेंगे, भारत के अंदर जो पहली ट्रेन है वो कब चली, तो याद रखेंगे भारत के अंदर पहली ट्रेन चली थी 16 अप्रैल 1853 को, 16 अप्रैल 1853 को, और ये चली थी बॉम्बे टू ठाणे, बॉम्बे टू ठाणे। याद रहे भारत के अंदर पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली। ठीक है, तो भारत के अंदर पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी 1929 में, और ये चली थी पुणे के अंदर। ट्रेन का नाम था डेक्कन क्वीन, डेक्कन क्वीन। आज भी डेक्कन क्वीन के नाम से ट्रेन चलती है ये। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड गुजराती डे, वर्ल्ड गुजराती डे, राष्ट्रीय गुजरात दिवस मनाया जाता है 24 अगस्त को। 2 कारणों की वजह से ये चर्चा में रहा। एक तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो गुजरात से आते हैं, तो उन्होंने अपनी जो ग्रीटिंग्स हैं, विशेष हैं, वो गुजरात को भेजी, गुजरात के लोगों को भेजी। और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि जो गुजराती डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है 24 अगस्त को। क्यों हमेशा 24 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है गुजराती पोइट, गुजराती भाषा से जुड़े हुए एक बहुत बड़े कवि हुए हैं जिनका नाम है नर्मदा शंकर, जिसे हम लोग वीर नर्मदा के नाम से भी जानते हैं। तो इस दिन 24 अगस्त को इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, और इसलिए 24 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड गुजराती डे, यानी कि गुजराती भाषा को याद करने का एक दिवस। किसकी याद में, नर्मदा शंकर देव, आल्सो नोन एज वीर नर्मदा, गुजराती भाषा के बहुत बड़े एक फेमस राइटर हुए हैं, ये आपको याद रखना है। आपको एक बात और पता होनी चाहिए प्यारे बच्चों, 1 मई 1960 ये वो दिन था, एक राज्य हुआ करता था पहले जिसका नाम था बॉम्बे, बॉम्बे एक स्टेट थी। ठीक है, तो 1 मई 1960 को बॉम्बे के 2 हिस्से कर दिए गए भाषा के आधार पर। गुजराती भाषा के आधार पर एक राज्य बना गुजरात, मराठी भाषा के आधार पर एक राज्य बना महाराष्ट्र। क्लियर, महाराष्ट्र। तो गुजरात बना था और महाराष्ट्र बना था, दोनों 1 मई 1960 को। ठीक है, पहले ये बॉम्बे हुआ करता था, अब बॉम्बे नहीं है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। वुमेन्स इक्वालिटी डे, वुमेन्स इक्वालिटी डे, हाल ही में वुमेन्स इक्वालिटी डे मनाया गया है, ये आपको बात याद रखनी है। वुमेन्स इक्वालिटी डे कब मनाया गया है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे।
द डेट व्हेन द वुमेन्स इक्वालिटी डे सेलिब्रेटेड। ठीक है, ये क्यों मनाया जाता है? सबसे पहले महिला इक्वालिटी जो दिवस है ये 1920 में यूएसए में शुरू हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, वुमेन्स इक्वालिटी डे के दिन यूएसए ने महिलाओं को, वुमेन्स को अपने यहां पर वोटिंग राइट्स दिए थे, यानी कि चुनाव के अंदर मत देने का अधिकार दिया था, वुमेन्स राइट्स दिए थे। तो सबसे पहले ये 1920 में यूएसए में मनाया गया था। हाल ही में 2020 के अंदर यूएसए ने वुमेन्स इक्वालिटी का 100th बर्थ एनिवर्सरी बनाई है, यानी कि अगर 1920 में शुरू हुआ तो उसमें 100 साल जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 2020 बनेगा। क्लियर? ये मनाया जाता है, चलो मैं बता देता हूं, बेसिकली 26 अगस्त को। 26 अगस्त 1920 ये वो दिन था जब यूएसए ने अपने यहां पर महिलाओं को सबसे पहले वोटिंग राइट दिए थे। तो अब इस बार 26 अगस्त 2020 को वुमेन इक्वालिटी डे का 100th बर्थ एनिवर्सरी बनाई गई है यूएसए के अंदर। क्लियर? एक क्वेश्चन यहां पर प्यारे बच्चों आपको यह भी याद रखना है कि भाई वुमेन इक्वालिटी डे क्यों मनाते हैं? क्योंकि 1920 में यूएसए ने अपने यहां पर महिलाओं को वोटिंग के राइट दिए थे। पहली कंट्री दुनिया के अंदर, पंजाब के पेपरों में बहुत पूछा गया है, ठीक है, स्टेट के पेपरों में बहुत पूछते हैं, स्टैटिक जीके में, पहली कंट्री जिसने अपने यहां पर वुमेन्स को वोटिंग राइट्स दिए वो थी न्यूजीलैंड। याद रहे, फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने अपने यहां पर महिलाओं को मत देने का, वोट देने का अधिकार दिया, न्यूजीलैंड। दूसरे नंबर पर थी ऑस्ट्रेलिया और तीसरे नंबर पर थी फिनलैंड। तीसरे नंबर पर क्या थी? फिनलैंड। बस ये आपको एक्स्ट्रा तौर पे याद रखना है। क्लियर? तो 26 अगस्त को वुमेन्स इक्वालिटी डे मनाया जाता है। सबसे पहली बार यूएसए में शुरू हुआ था, उसके बाद 1970s के अंदर ये पूरी दुनिया के अंदर शुरू हो गया था। क्लियर? नेक्स्ट, वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस, ये आर्ट एंड कल्चर से लिया गया क्वेश्चन है, कला एवं संस्कृति से। हाल ही में वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस हुई है और ये उर्दू कॉन्फ्रेंस हुई है दिल्ली के अंदर, बस ये याद रखना है। और इसके जो चीफ गेस्ट थे वो थे भारत के शिक्षा मंत्री, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, और उन्होंने वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस का जो था उद्घाटन किया। आपको याद रखना है कि जो हमारे यहां पर उर्दू भाषा बोली जाती है, उर्दू भाषा का जो मेन जिम्मा है वो दिया जाता है नेशनल काउंसिल फॉर द प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। ये मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर के अंदर काम करने वाली एक एजेंसी है जिसका मेन मकसद क्या है? भारत में उर्दू भाषा को प्रमोट करना। भारत में कला और संस्कृति मंत्रालय के तहत काम करने वाली एक एजेंसी है जिसे बोलते हैं नेशनल काउंसिल फॉर द प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, NCPUL, और ये न्यू दिल्ली के अंदर है। और इसके द्वारा एक कार्यक्रम जो था आयोजित किया गया था जिसको बोलते हैं वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस, और ये दिल्ली में हुआ। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? क्लियर? यहां पर आप जो ये पिक्चर में देख रहे हैं ये है मिर्जा गालिब, उर्दू के एक बहुत बड़े शायर हुए हैं मिर्जा गालिब। क्लियर? आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना अगर आप ढूंढ पाए कि जो मिर्जा गालिब थे वो किस मुगल सम्राट के दरबार में हुए हैं, किस मुगल सम्राट के दरबार में कवि थे या पोइट थे मिर्जा गालिब, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। क्लियर होगी जी बात? और एक्स्ट्रा बातों के लिए हम लोग क्या क्या याद रख सकते हैं? इसमें तो नहीं मुझे लगता कुछ आपको एक्स्ट्रा बात याद रखनी चाहिए। अच्छा हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, यहां पर वर्ल्ड की जो पहली, एक बार क्वेश्चन आया था, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी जो किसी भी देश की प्रधानमंत्री बनी? उसका नाम था श्री भंडार नायका। श्री भंडार नायका, ये श्रीलंका की थी। ये पहली महिला थी जो किसी देश की वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, एक फेस्टिवल है नोन एज ओनम। ओनम एक हार्वेस्टिंग यानी कि एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ फेस्टिवल है। बेसिकली ये मनाया जाता है केरला के अंदर, ये मनाया जाता है केरला के अंदर। तो इस फेस्टिवल के 4th डे यानी कि चौथे दिन के अंदर एक प्ले यानी कि एक तरीके का ड्रामा खेला जाता है। उस ड्रामे को बोलते हैं पुलिकली ड्रामा, यानी कि पुलिकली ड्रामा। क्लियर होगी बात? एक फेस्टिवल है जो बेसिकली आजकल चल रहा है केरला के अंदर, ये मनाया जाता है ओनम फेस्टिवल। एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, हार्वेस्ट से जुड़ा हुआ है। इस फेस्टिवल के 4th डे के अंदर एक तरीके के आप ये कह लीजिए एक प्ले किया जाता है
जिसको हम बोलते हैं पुलिकल। पुलिकल पुलिकल जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, पुली प्लस कली। पुलिकली, पुली का मतलब होता है टाइगर यानी कि चीते जैसा, या फिर कई शब्दों में लियोपैड भी मिल जाएगा। कली का मतलब होता है प्ले, प्ले यानी कि एक ऐसा प्ले जो टाइगर या लियोपैड की कहानियों के आसपास घूमता है। ये मलयालम भाषा का शब्द है, ये याद रखना, मलयालम भाषा का शब्द है पुलिकली। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि जो पुलिकली प्ले है ये किस फेस्टिवल से जुड़ा हुआ है? तो प्यारी जनता, ये जुड़ा हुआ है ओनम फेस्टिवल से, जो कि केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। पुलिकली का मतलब होता है अ प्ले ऑफ टाइगर, या फिर एक ऐसा प्ले या ड्रामा जो टाइगर या उसके आसपास घूमता है। क्लियर? और बहुत सारे फेस्टिवल है जो आप याद रखेंगे, हर बार बताता हूं। लोसार फेस्टिवल है, इंपॉर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश में। इसके अकॉर्डिंग जो तिब्बतियन न्यू ईयर स्टार्ट होता है तब ये मनाया जाता है। उसके बाद है बिहू फेस्टिवल, असम के अंदर, ये भी एग्रीकल्चर हार्वेस्ट से जुड़ा हुआ एक फेस्टिवल है। एक है पोंगल जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है तमिलनाडु में, ये भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। एक है हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल एक पक्षी का नाम है, ये नागालैंड से जुड़ा हुआ है, नागालैंड राज्य में बनाया जाता है। ये एक कल्चरल फेस्टिवल है जो नागालैंड की संस्कृति को प्रदर्शित करता है। एक है छठ पूजा, डूबते हुए सूरज की पूजा करी जाती है, छठ पूजा। ठीक है, ये बेसिकली मनाया जाता है बिहार और यूपी के राज्यों में। क्लियर? एक आप और याद रखेंगे, दैट इज योर राजा पर्व, राज पर्व फेस्टिवल। राज पर्व फेस्टिवल होता है दैट इज इन योर ओडिशा, ओडिशा और कुछ एरिया छत्तीसगढ़ के भी होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, देयर इज ए प्राइज जो कि बेसिकली लिटरेचर में दिया जाता है, और उस प्राइज का नाम है दैट इज योर बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ये प्राइज क्यों दिया जाता है? ये प्राइज दिया जाता है जो बुक्स किसी दूसरी भाषा में छपी हैं और उन्हें बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। तो जिन किताबों को बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, तो यूके और आयरलैंड के अंदर, यूके और आयरलैंड के अंदर जिन किताबों को बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट करके प्रदर्शित किया जाता है, उन किताबों में से जो सबसे बढ़िया किताब होती है उन्हें दिया जाता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ये बहुत बड़ा एक लेखकों के लिए साहित्य से जुड़ा हुआ प्राइज है, अंतरराष्ट्रीय, जिसको बोलते हैं बुकर प्राइज। और इस साल का जो बुकर प्राइज मिला है वो मिला है मैरिके लुक्स रीजनवेल्ड को, मैरिके लुक्स रीजनवेल्ड को। और ये यंगेस्ट रिसेप्शनिस्ट बने हैं, यंगेस्ट रिसेप्शनिस्ट बनी है, यानी कि सबसे अभी तक के नौजवान महिला या ये कह लीजिए पर्सन जिन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है। और ये प्राइज दिया गया है, इनकी किताब है दैट इज द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। इसे बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हाल ही में इनकी जो एज है अभी 29 ईयर ऑफ एज इन्होंने कंप्लीट करी है। तो क्वेश्चन क्या आएगा? द यंगेस्ट इंटरनेशनल बुकर प्राइज विनर मार्कस लुकस रीजनवेल्ड विन द अवार्ड फॉर विच बुक? द डिस्कम्फर्ट ऑफ द इवनिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, भारत की एक प्लेयर है जिनका नाम है पौलमी घातक। इन्होंने रिटायरमेंट ली है और ये किस स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई है? टेबल टेनिस। बस ये याद रखना है, जब भी कोई प्लेयर रिटायर होता है उसकी स्पोर्ट्स पूछते हैं, ठीक है, या किसी प्लेयर की डेथ होती है तो उसकी स्पोर्ट्स पूछते हैं। हाल ही में पौलमी घातक ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर से रिटायरमेंट ली है। वो किस गेम से जुड़ी हुई थी? तो वो जुड़ी हुई थी टेबल टेनिस से। क्लियर होगी? इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं याद रखना। नेक्स्ट, एक अवार्ड होता है जिसको बोलते हैं स्वच्छता ही सेवा अवार्ड। स्वच्छता ही सेवा अवार्ड 2016 से चल रहा है, और स्वच्छता ही सेवा अवार्ड 2019 के लिए दिया गया है NLCIL को। NLCIL यानी कि जिसको बोलते हैं नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन एंड इंडस्ट्री लिमिटेड। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जाता है, एक तरीके से स्वच्छता अभियान के लिए, स्वच्छता के लिए। अब ये एक तरीके की PSU है। PSU क्या होता है? पब्लिक सेक्टर यूनिट, यानी कि एक तरीके की सरकारी कंपनी है, या फिर ये कह लीजिए जिसमें सरकार का कुछ हिस्सा होता है। ये एक महारत्ना कंपनी है,
महारत्ना कंपनी है। क्लियर? तो इस कंपनी को दिया गया है 2019 का स्वच्छता ही सेवा अवार्ड। क्यों दिया गया है? नवेली एक जगह है तमिलनाडु के अंदर, नवेली एक जगह है तमिलनाडु के अंदर, एक टाउन है। तो इस कंपनी ने नवेली टाउन को जो है प्लास्टिक फ्री बनाया है, यानी कि इनके एफर्ट की वजह से वहां पर कंप्लीट प्लास्टिक फ्री बना है और उन्हें ग्रीन सिटी बना दिया गया, यानी कि पूरे तरीके से वहां पर 70% एरिया में आपको पेड़ पौधे लगे मिलेंगे। और ये किया है किसके एफर्ट से? एक पीएसयू कंपनी NLCIL, नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन एंड इंडस्ट्री लिमिटेड। क्लियर होगी बात? तो क्वेश्चन क्या आएगा प्यारे बच्चों, इस साल का स्वच्छता ही सेवा अवार्ड 2019 अवार्ड, ठीक है, 20 का मिलेगा जब 20 एंड हो जाएगा, किसे दिया गया है? तो वो दिया गया NLCIL, जो कि एक पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन एंड इंडस्ट्री लिमिटेड। क्लियर? आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अपनी फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच।